फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो कृपया लास्ट तक बने रहें और अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें और बताएं कि बृहत्तर सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव भी दीजिए। यानी भारत और चीन के मध्य, भारत का जो चीन है एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और दोनों ही विकासशील देश है और इन दोनों के मध्य जो है कई विवाद रहा है। इन सभी मामलों की हमें पहचान करना है और साथ ही साथ भारत और चीन के मध्य सहयोग से किस प्रकार से इन विवादों को निपटा जा सकता है, इसके लिए सुझाव की डिमांड की जा रही है क्वेश्चन में कि आपको सुझाव देना है कि किस प्रकार से भारत और चीन के मध्य जो विवाद है इसको सुलझाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भारत का किस प्रकार से सीमा जो है, ये आपका चीन रहा, ये अपना प्यारा देश भारत है और भारत और चीन के मध्य की सीमा आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया जो है, जिसको इस प्रकार से ये ड्रॉ किया गया है, जैसे ये यहाँ पे लद्दाख का भाग है, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये हाल फिलहाल में डोकलाम का विवाद जो हुआ था जो भूटान के पास में है। तो इस प्रकार से भारत और चीन के मध्य जो विवाद के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन चीज़ों का आइए हम प्रश्न में देखते हैं और इसके सुझाव के मुद्दों को भी हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम जब आप एग्ज़ाम में प्रश्न को लिखते हैं तो आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं। तो आप प्रस्तावना इस प्रकार से लिख सकते हैं इस प्रश्न के लिए कि भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी उभरती हुई शक्तियाँ और प्राचीन सभ्यताएँ हैं। इन दोनों देश के संबंधों का वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से जहाँ सिल्क रोड और बौद्ध धर्म ने इन देशों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा, वहीं आधुनिक काल में 1962 के युद्ध के बाद इनके संबंध सहयोग और प्रतिस्पर्धा, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन के एक जटिल दौर में पहुंच गया है। वर्तमान परिदृश्य को अगर देखें तो दोनों देश एशियाई सदी, एशियन सेंचुरी के सपने को साकार करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन सीमा विवाद और रणनीतिक मतभेद इनके बीच अस्थायी शांति के राह में जो है सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। ये आपका परफेक्ट जो है प्रस्तावना है, आप इसे अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आते हैं भारत और चीन के बीच जो मुख्य विवाद है, अगर इसको हम देखें, एरिया ऑफ डिस्प्यूट को अगर हम देखते हैं तो सर्वप्रथम जो पहला है वो है सीमा विवाद। यह सबसे प्रमुख मुद्दा है। भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जो हमने ऊपर इमेज में देखा। मुख्य विवाद जो है वो लद्दाख में अक्साई चीन को लेकर के है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर है, जिसे चीन जो है दक्षिण तिब्बत कहता है, इसको लेकर के है। आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एरिया को लेकर के विवाद है, इसे चीन जो है दक्षिण तिब्बत के नाम से कहता है और ये लद्दाख का जो भाग है जिसे अक्साई चीन का नाम देता है और ये भारत का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। और हाल फिलहाल में ही, और आपको एक चीज़ और भी बता दें कि अरुणाचल प्रदेश और जो लद्दाख में जो अक्साई चीन है और अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ क्षेत्र है, इन्हीं चीज़ों को लेकर के 1962 में जो है इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए भारत और चीन के मध्य जो है युद्ध भी हो चुका है। अब हाल फिलहाल में अगर हम सीमा विवाद की बात करें तो ये एक भूटान में जो है जो गलवान घाटी की विवाद की अगर हम बात करें और चाहे वो डोकलाम की बात करें तो 2020 में जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि गलवान घाटी की घटना हुई थी, जिससे तनाव जो है और अधिक बढ़ गया था। तो इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में जब भी आप प्रश्न को लिखेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि भारत का एक मैप बनाएं जिसमें आप चीन को लोकेट करेंगे
और ख़ास करके आप ये अरुणाचल का पार्ट और लद्दाख के पार्ट को ज़रूर आप अपने एग्ज़ाम में जो है मैप के माध्यम से दिखाएं, ताकि आपको पूरा का पूरा आंसर मिल सके। अब इसके बाद में हम तिब्बत के मुद्दे को अगर हम देखें, तिब्बत को लेकर के क्या विवाद है, तो 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया था और 1959 में जो तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, दलाई लामा, और इन्होंने भारत में शरण लिया और चीन अपने आंतरिक मामले में इसको जो है हस्तक्षेप मानता है। और भारत सरकार हमेशा से चीन का जो सांस्कृतिक धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं वहाँ के लोगों की, उसको भारत सरकार सम्मान करता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार इस चीज़ को लेकर के निरपेक्ष रूप से अपनी आवाज़ भी उठाया था और चीन ने इसे गलत माना और अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना इसे। अब अगर हम थर्ड चीज़ें देखें तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को लेकर के वर्तमान समय में अगर हम देखें तो चीन की जो BRI प्रोजेक्ट है, जिसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है, इसके तहत जो है CPEC परियोजना जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर, जो कश्मीर का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा किया था 1947 में, वह प्रोजेक्ट जो है, जो BRI इनिशिएटिव जो है चीन का, इसके तहत जो CPEC जो परियोजना है वो POK से होकर के गुजरता है और जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के मध्य POK एक विवादास्पद क्षेत्र है, जो कि 1947 तक ये भारत का अभिन्न अंग था POK, जिसके ऊपर में 47 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। और भारत अभी भी इसको पाक अधिकृत कश्मीर ही कहता है, लेकिन चीन के द्वारा इस प्रकार के कदम अगर उठाए जाते हैं तो ज़रूर भारत के लिए ये एक रणनीतिक हार की तरह थी और चेतावनीपूर्ण चीज़ें थी। अगर हम फोर्थ देखें तो आतंकवाद पर रुख को लेकर के अगर हम देखें तो चीन द्वारा जो है UNO संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को काली सूची में डालने के लिए जो ब्लैक लिस्ट किया जाता है UNO के द्वारा उन देशों को जो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, और ब्लैक लिस्ट के तहत जो है देशों को भी और संगठन को भी ब्लैक लिस्ट किया जाता है UNO के द्वारा। परंतु जब भी भारत इस चीज़ का डिमांड करता है तो भारत के प्रयास में जो अक्सर तकनीकी अरंगा है, यानी कि वीटो पावर जो है वो चीन के द्वारा लाया जाता है। इस प्रकार से पाकिस्तान को भारत जो है ब्लैक लिस्ट नहीं करवा पाता है। इसके बाद में भारत की व्यापारी घाटा को अगर हम देखें तो व्यापारी घाटा दोनों देशों के बीच जो बढ़ता व्यापार है, इसमें भारत का व्यापारी घाटा है, लेकिन ये चीन के पक्ष में बहुत अधिक झुका हुआ है। दोनों देश के मध्य का जो व्यापार है इसमें भारत का जो है व्यापारी घाटा अधिक है, चीन की व्यापारी घाटा नहीं है। चीन व्यापारिक रूप से फायदे में है, भारत जो है अधिक आयात करता है और चीन जो है अधिक निर्यात करता है। तो चीन के लिए भारत व्यापारिक रूप से फायदेमंद है, परंतु भारत में क्या होता है कि चीन की सामान सस्ती मिल जाती है और इस प्रकार से और अधिक से अधिक जो मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ के, जो यहाँ के इम्पोर्टर हैं वो चीन से माल मंगाते हैं और यहाँ पे बाज़ार में बेचते हैं। तो इस प्रकार से भारत का जो व्यापारी घाटा है चीन के साथ में। जो 6 चीज़ें हैं पॉइंट आप डाल सकते हैं, वो वाटर शेयरिंग को लेकर के है, ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे बांध को लेकर के है, जिसमें भारत में चिंता जाहिर की थी कि निचले इलाके में इससे जो है पानी की कमी या अचानक बाढ़ का खतरा जो है बढ़ सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि विवादों को किस प्रकार से निपटा जा सकता है, इन विवादों को, तो बृहत्तर सहयोग के लिए अगर हम देखें तो ये निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला तो ये है कि हाई लेवल जो है और डिप्लोमेसी होनी चाहिए, यानी कि उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता होनी चाहिए। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की बैठकों को निरंतर जारी रखना आवश्यक है। और दूसरी चीज़ें जो है कि दोस्तों आप को एक चीज़ बता दें कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। आप याद रखेंगे, इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जो सेकंड चीज़ है विश्वास बहाली के उपाय, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की अगर हम बात करें तो सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सेनाओं के बीच जो है हॉटलाइन और तय प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होना चाहिए, ताकि छोटी झड़पें जो है बड़े युद्ध का रूप ना ले सके। जैसे कि हमने डोकलाम में देखा भी था कि छोटी झड़पें हुई थी, ये युद्ध का रूप नहीं ले पाया था, जैसे कि 1962 में हुआ था। अब अगर थर्ड चीज़ें देखें तो आर्थिक निर्भरता की बात है। यदि दोनों देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य बन जाएं तो युद्ध या संघर्ष की संभावनाएं जो हैं कम हो जाएगी।
तो ये कदम उठाए जा सकते हैं इन विवादों को सुलझाने के लिए। साथ ही साथ और अगर हम भविष्य के अगर सुझाव को देखें तो बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की बात की जा सकती है। भारत और चीन को जो ब्रिक्स है, एससीओ है, शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन जो है, और G20 जैसे देश मंचों पर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार जैसे मुद्दों पर एकजुट होकर काम करना चाहिए। जो सेकंड चीज़ें हैं कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान, दोनों देशों के युवाओं और छात्रों के बीच संपर्क बढ़ाकर पुरानी गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। जो थर्ड चीज़ें हैं, एशियाई सदी, जो एशियन सेंचुरी का जो दृष्टिकोण है, इसको पूरा करने के लिए यानी दोनों देश को यह समझना होगा कि एशिया का विकास तभी संभव है जब भारत और चीन मिलकर काम करेगा। जैसे कि प्रसिद्ध कथन है कि एशियाई सदी तभी आएगा जब भारत और चीन एक साथ होंगे। जो फोर्थ चीज़ें हैं वो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण को लेकर के ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए, पारदर्शिता बरतनी चाहिए, ताकि एक दूसरे के मन में जो है असुरक्षा की भावना न पैदा हो। अब अगर इस प्रश्न के निष्कर्ष को देखें तो भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी उभरती महाशक्तियां हैं। इनके बीच विवाद न केवल इन दोनों देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए हानिकारक है। मतभेदों को विवाद न बनने देना, जैसे कि नॉट लेटिंग डिफरेंस बिकम डिस्प्यूट, इसको इस को आप इंग्लिश में कह सकते हैं, नॉट लेटिंग डिफरेंस बिकम डिस्प्यूट जो है नहीं होना चाहिए, यानी कि जो मतभेद है इसको विवाद में नहीं बदलने देना चाहिए। इससे आगे बढ़ाने का सबसे सही रास्ता है। क्या आप इन विवाद से जुड़े किसी विशिष्ट ऐतिहासिक समझौते जैसे कि 1954 का पंचशील के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? अगर देखिए, पंचशील के बारे में मैं विस्तार से पढ़ा चुका हूँ। जब एनसीईआरटी की बुक कवर करवा रहा था तो मैं चीन और भारत के जो रिश्ते हैं इसके बारे में एकदम विस्तार से बता चुका हूँ। भारत चीन के मध्य जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो सीमा विवाद है, इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। तिब्बत को लेकर के क्या इशू था ये बता चुका हूँ। पंचशील समझौता और हिंदी चीनी भाई भाई के जो नारे लगे थे, इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। ये सारी डिटेल मैंने दे रखा है एनसीईआरटी सीरीज़ में जब मैं चैप्टर को कवर करवा रहा था। दोस्तों, अभी मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ क्लास 12th की जो पुस्तक है इसकी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो लेकर के आ सकूँ। धन्यवाद।